हेलो नमस्कार, मैं अजय मितवाल दर्शनम एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी एमपी जीके की श्रृंखला चल रही थी और एमपी जीके में हम इतिहास वाला पार्ट पढ़ रहे थे और इतिहास में हमने अब तक प्रागैतिहासिक काल पढ़ा है और पौराणिक काल। और आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो महाजनपद काल के संदर्भ में रहने वाला है। आज हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो खास रूप से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ महाजनपद काल है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं, आप सबको पता है सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ है। तो एमपी के इस जो हिस्से में हमारे इतिहास वाले और साहित्य संस्कृति वाले हिस्से में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितना भी दिया है वो सारा का सारा बिल्कुल समान है, कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिला है, यानी बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है। सारी की सारी वही घटनाएं हैं इतिहास की। प्रमुख राजवंश के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में पूछा जाएगा, प्रमुख कृतियां पूछी जाएगी, है ना, और धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। जनजाति, बोलियां, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, केवल एक अलग से एक पॉइंट ऐड हुआ है जो आपको ध्यान देना है। वो कौन सा पॉइंट है? मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल के बारे में अलग से पॉइंट ऐड किया गया है जो आपसे पूछा जा सकता है। बस इतना सा। हालांकि हम इसको पढ़ने वाले थे, इनके साथ हम इसको कवर करने वाले थे, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। और एक मुख्य बात आप विशेष रूप से याद रखिए, हर दिन आपको पुराने ओल्ड क्वेश्चन या फिर जितने भी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज हर दिन प्रैक्टिस करना है। बार बार आपको अभ्यास करना है, जो आपने पढ़ा है उसी कंटेंट को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। और खुद के शॉर्ट्स आपके नोट होना चाहिए, आपके खुद के लिखे हुए स्वयं के नोट्स होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। यही आपकी सफलता का एक बड़ा कारण बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बुक आप पढ़ रहे हो तो उस बुक को पढ़े जा रहे हो, आप खुद का कुछ भी लिख ही नहीं रहे हो, खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से आपको ये करना ही करना है, ठीक है। अगला बिंदु हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, महाजनपद काल पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत कुछ जानकारी हम समझ लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है ये। यूपी और बिहार, जो पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ पर लोहे का एक व्यापक रूप से बड़ा प्रयोग होना शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो जनपद हैं उनके राज्यों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी, ठीक है। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा पूर्ण वर्ग में एक बड़ी भूमिका निभाने लगे थे, यानी अब लोहे का उपयोग हमने सीख लिया था। उत्तर वैदिक काल से हमने लोहे का उपयोग जान गए थे। अब खेती के नए नए औजार उपकरण से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगा था। अब जब ज़्यादा अनाज पैदा होगा तो उसके भंडारण की आवश्यकता लगेगी, तो यानी हमारा अनाज अब हम भंडारण करने लगे थे, ठीक है। और लोगों के अंदर एक प्रबल निष्ठा पैदा हो गई थी। कैसी निष्ठा पैदा हो गई थी कि एक अपने जन के लिए, अपने कबीले के लिए एक छोटा सा गांव जो कस्बा होता था, कबीला होता था, वो अब क्या बन गया था? जनपद में कन्वर्ट हो गया था। वो जनपद मिलकर फिर क्या बनाती थी? महाजनपद बनाती थी। ये विशेष बात आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ हमें महाजनपदों के नाम देखने को मिलती। 16 महाजनपद हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी 2 ही महाजनपद है, एक तो चेदी महाजनपद, एक अवंती महाजनपद, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। देखिएगा, पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 16 महाजनपद है। पहले क्या होता था? देखो, कबीला होता था। मैं आपको कुछ बिंदु समझाता हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके परीक्षा के लिए भले ज़रूरी ना हो, आप बिंदु से याद रखिएगा। कबीला होता था, कबीला, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे गांव होता है, गांव से फिर क्या बनता है? गांव से विकासखंड, विकासखंड से जिला बनता है, जिले से फिर राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है। ऐसा ही एक कबीला होता था। कबीला जो होता था वो ग्राम, यानी बहुत सारे कबीले मिलकर ग्राम बनाते थे। वो ग्राम से मिलकर क्या बनता था? जन बनता था, है ना। कबीले से बड़ी इकाई ग्राम होती थी, ग्राम से बड़ी जन होती थी, जन से बड़ी इकाई होती थी जनपद, और बहुत सारी जनपद मिलकर क्या बनाती थी? महाजनपद का निर्माण करती थी, महाजनपद, ठीक है। तो इसी तरह से होता था। कबीले के अंदर कबीले के अंदर बहुत सारे कबीले मिलते थे तो ग्राम बनता था, बहुत सारे ग्राम मिलकर जन बनाते थे, बहुत सारे जन मिलकर जनपद,
और जब खूब सारे जनपद मिलते थे तो महाजनपद बनती थी। ऐसे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार से दिए हुए, आप विशेष रूप से याद रखिए। और इनकी जानकारी खास रूप से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान स्थिति देखो, ये जो हमें दिख रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा महाजनपद बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ करती थी। टोटल कितनी? 11 महाजनपद बिहार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, मगध, अंग, वज्जी संघ, काशी, कौशल, मल्ल, ठीक है, संघ, वत्स, इस तरह की जो आपको महाजनपद दिखाई दे रही है, चेदी, सुरसेन, पांचाल, ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश बिहार में। मध्य प्रदेश में खास रूप से देखो, चेदी को कहाँ काउंट किया है? चेदी को काउंट किया है उत्तर प्रदेश में काउंट किया है। मध्य प्रदेश में खास रूप से अवंती को माना जाता है। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी विराट नगरी थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक महाजनपद हमें देखने को मिलती, जो दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है, जिसका नाम याद रखना, अस्मक। ठीक है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है हमारे भारत के बाहर, 2 महाजनपद देखने को मिलती है, जो खास रूप से अफगानिस्तान में है कंबोज, और पाकिस्तान में पड़ती है जिसका नाम है कांधार, जो विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब हम ध्यान से देख लेते हैं आगे के कुछ बिंदु के बारे में कि देखो, सबसे पहले आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ये जो हमारी कंबोज है, ये 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद जो दे रखी है आपको इस तरह से, हम एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम कंबोज के बारे में देखते हैं, कुछ बातें कंबोज के बारे में क्या पूछा जा सकता है। देखो, हालांकि ये भारत के इतिहास में खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब बात आई है तो थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। सबसे पहला बिंदु दे रखा है, देखो, कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी क्या थी? याद रखिएगा, कंबोज की राजधानी है राजपुर। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर। कंबोज वर्तमान में हमें कहाँ देखने को मिलता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जो क्षेत्र है खास रूप से वहां देखने को मिलता है। उन सीमा पार, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर हमें देखने को मिलता है। कंबोज जो था वहां एक हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला थी, उन दोनों की ओर स्थित था। यहाँ हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पड़ती है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला वहां पर ये स्थित था। और इसके जो राजपुर है, राजपुर को पहले हाटक के नाम से जाना जाता था। राजपुर को किसके नाम से जाना जाता था? हाटक के नाम से। तो मैं लिख देता हूं, राजपुर का एक और अन्य नाम है हाटक। ठीक है, यह बात विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है। ये तो आपको कंबोज के बारे में याद रखना है। दूसरी महाजनपद है जिसके बारे में आपको याद रखना है, गांधार। गांधार महाजनपद के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। और वर्तमान में यह कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यानी भारत के बाहर कितनी महाजनपद है? 2 महाजनपद है। एक तो है गांधार, दूसरी है कंबोज। ठीक है, खास रूप से कंबोज कहां पड़ती है? अफगानिस्तान में, और गांधार कहां पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। और इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। राजधानी तक्षशिला हमने देखा। और उस समय तक्षशिला शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र माना जाता था। ठीक है, तक्षशिला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं तीसरी महाजनपद के बारे में। तीसरी महाजनपद थी कुरु महाजनपद। तीसरी महाजनपद का नाम क्या था? कुरु महाजनपद। कुरु के बारे में आप याद रखिएगा, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ बनी, फिर इशुकारा करके राजधानी हमें देखने को मिलती है। देखो, कुरु वर्तमान दिल्ली के आसपास का एक महत्वपूर्ण महाजनपद रहा था। ये जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, हरियाणा, कुरुक्षेत्र बोलते, जहां पर महाभारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, कौरवों और किनके बीच हुई थी? पांडवों के बीच हुई थी। कुरु कौरवों से जुड़ी या एक घटनाओं का वर्णन महाभारत में हमें देखने को मिलता है। ये 4वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र, जिसमें कुरु राज्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुरु के बारे में आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ये कुरु महाजनपद की बात हुई है, जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चौथी जो थी वो महाजनपद, उसका नाम आप याद रखिएगा, सुरसेन महाजनपद। ठीक है, यमुना नदी के पश्चिम में, मत्स्य राज्य के पूर्व में स्थित था। कौन सा? आपको याद रखना है विशेष रूप से सुरसेन। इसकी बात करें हम, मथुरा जिसकी राजधानी थी। ठीक है, सुरसेन। ठीक, मथुरा के बारे में आज भी मथुरा ही बोला जाता है। गौतम बुद्ध के समय राजा सुरसेन ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया था, इसलिए इसका नाम सुरसेन पड़ गया।
इस महाजनपद का नाम भी, तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा सूरसेन मथुरा में। 5वीं महाजनपद के बारे में आप याद रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। हम इनके बारे में खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब बात आई है तो थोड़ी बहुत कुछ बातें आप सुन लीजिए, सुनने से चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, विराटनगर। कुरु के दक्षिण में, यमुना के पश्चिम में राजस्थान का जयपुर क्षेत्र क्या कहलाता था, विराटनगर कहलाता था। और विराटनगर इसकी राजधानी मत्स्य महाजनपद की, यह खास रूप से राजस्थान में स्थित थी मत्स्य महाजनपद। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला हम बात करें अवंती महाजनपद की, इसके बारे में हमें खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थित, पूर्ण रूप से स्थित एकमात्र महाजनपद है ये अवंती। हाँ, कुछ कुछ देखोगे आप तो चेदी महाजनपद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। देखो, अवंती कोशल मगध वत्स के साथ चौथा महान राज्य था। ठीक है, मगध का तो नाम हमने सुना ही है, वत्स का सुना है, कौशल का सुना है। अवंती महाजनपद जो थी ना, ये चौथी एक बड़ी महाजनपद मानी जाती थी। अवंती महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश हमारे मालवा क्षेत्र में स्थित मानी जाती है। मालवा का जो क्षेत्र था वो अवंती के नाम से जाना जाता था, और नर्मदा नदी इसको 2 भागों में बांटती थी, है ना। और इसकी 2 राजधानी हो जाती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, है ना। एक को हम बोल देते थे महेश्वर और एक को हम बोल देते थे उज्जैनी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं खूब अच्छे से। देखो, अगली महाजनपद आपको याद रखना, चेदी महाजनपद के बारे में। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। अब शक्तिमती के बारे में पूछा जा सकता है, ये शक्तिमती है। ठीक है, चेदी महाजनपद के बारे में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चेदी राज्य का वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। राजा शिशुपाल मगध और कुरु राजाओं का सहयोग करता था, तब उसकी कुछ जानकारी मिलती है कि चेदी महाजनपद वहाँ पर उसका शासन हुआ करता था, राजा शिशुपाल का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, चेदी महाजनपद ये शक्तिमती। ठीक है, चेदी महाजनपद के बारे में। अब अगला हम बात करते हैं वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ये आपको यूपी का क्षेत्र, इलाहाबाद वाला क्षेत्र, वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी कौशाम्बी। ठीक है, वहाँ प्रयागराज के आसपास स्थित थी, और कौशाम्बी इसी की एक, ऐसा कहा जाता है, राजतंत्री महाजनपद थी ये, एक प्रकार की राजतंत्री, यानी राजा रानी का शासन पूरी तरह से बहुत ज़्यादा रूप से फैला हुआ था यहाँ पर। और यहाँ उदयन ने कौशाम्बी की स्थापना करी थी, राजा उदयन ने कौशाम्बी की स्थापना करी थी, ये भी पूछा जा सकता है। अगला हम बात करते हैं किसकी, काशी महाजनपद की। देखो, काशी की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। ये वाराणसी आपको याद रखना है, और आज भी वाराणसी ही कहा जाता है। वाराणसी जो शहर है, बनारस बोला जाता है जिसको हम, वर्तमान में काशी में ही स्थित है, जो प्राचीन काल से था। ठीक है, और यहाँ पर 80 नदी, यहाँ पर कौन सी नदी थी, 80 नदी बहती थी यहाँ पे, है ना, इस महाजनपद से। तो ये बात आपको याद रखना है कि इसमें काशी के बारे में याद रखिएगा। अगला हम बात करते हैं पांचाल। देखो, पांचाल की अगर हम बात करें, अहिछत्रपुर या काम्पिल्य, है ना, पहले अहिछत्रपुर थी, बाद में काम्पिल्य हो गई। पांचाल अगर हम बात करें, गंगा नदी या हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित था। और अहिछत्र जो वर्तमान में बरेली वाला हिस्सा है, अहिछत्रपुर, काम्पिल्य की बात करें तो ये बरेली, ठीक है, बरेली यूपी, यहाँ पर स्थित था ये। वो प्राचीन काल में पांचाल के दक्षिण उत्तर में ऐसे 2 हिस्से हो गए थे इसके भी, है ना। इसके बारे में आपको खूब मैं कुछ मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ जो आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 11वीं महाजनपद थी, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर या पावापुरी। कुशीनगर या पावापुरी वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो देवरिया क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या माना जाता है, मल्ल महाजनपद माना जाता है। राजधानी इसकी कुशीनगर थी, जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जो है भूमि मानी जाती है कुशीनगर। ठीक है, और वज्जी संघ की तरह ही मल्ल भी एक लोकतांत्रिक राज्य था, है ना, लोकतांत्रिक राज्य था, जहां पर पूरी तरह से शासन लोकतांत्रिक रूप से था, जनता का शासन था। कुशीनारा और पावा में जैन
और बौद्धों ने अपने महत्वपूर्ण शहर स्थापित करवाए थे, जो महावीर बुद्ध के बारे में, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, कुशीनगर के बारे में, यानी महत्वपूर्ण शहर रहा। हम बात करते हैं अंग महाजनपद की, जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा नगरी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा नगरी। अब देखो, अंग की अगर हम बात करें तो अंग के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो सीमा थी, मगध से चंपा नदी, देखो यहाँ से मगध से निकलती थी एक चंपा नदी, और इसके नाम पर इसका चंपा नगरी नाम पड़ गया। और चंपा नदी दो राज्यों के बीच जल स्रोत का काम करती थी, एक मगध को बांट देती थी और एक अंग महाजनपद को। और वर्तमान बिहार का जो भागलपुर है, भागलपुर बिहार में पड़ती है अंग महाजनपद, ऐसा माना जाता है, वहाँ पर था इसका, और इसकी राजधानी है चंपानगरी। ये बातें आपको अंग महाजनपद के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, अंग की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं मगध महाजनपद की, है ना। सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो एक मगध महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह इसकी राजधानी मानी जाती है, जो विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम? मगध महाजनपद की बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं अश्मक महाजनपद की। अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद मानी जाती है। इसकी राजधानी का नाम पोतन या पोतन्य या पौंडन्या देखने को मिलता है, पौंडन्या। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित, आज का जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर स्थित थी अश्मक महाजनपद, ये पौंडन्या, आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी मैंने महाजनपद लिखी हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो भी हमारे बिंदु परीक्षा के लिए उपयोगी रहते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम कुछ बातें पढ़ने वाले हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास अगर हम बात करें, वो कहाँ से शुरू होता है? महाजनपद काल से ही शुरू होता है। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास मतलब आप एक क्रम के साथ इतिहास को पढ़ना शुरू कर सकते हो, तो कहाँ से? महाजनपद काल, जो कि 600 BC का समय माना जाता है। किंतु अगर आपको राजवंशी इतिहास पढ़ना है तो आपको क्या करना है? आपको सम्राट अशोक यानी मौर्य काल से शुरू होता है, जो कि मालवा और अवंती पर इनका बहुत बड़ा शासन, शक्तिशाली शासन था। और 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद खास रूप से ध्यान दीजिएगा, एक तो अवंती और चेदी महाजनपद, जो कि हम मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले हैं। 2 महाजनपद है जो कि अवंती और चेदी, जिसके बारे में हम मध्य प्रदेश में खास रूप से पढ़ने वाले हैं। अब आपको ध्यान देना है किसके बारे में, कि जो 2 महाजनपद है कौन कौन सी है? एक तो अवंती है, एक चेदी महाजनपद है। अब इसमें आपको बिंदु जो पूछा जाता है कि अवंती महाजनपद था, उस अवंती महाजनपद के बारे में 2 भागों में बटा हुआ था। देखो, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, और जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। ये पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 2 महाजनपद है खास रूप से जिनके बारे में हमें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, और लेकिन पूरी तरह से जुड़ी हुई है जो मध्य प्रदेश से, वो अवंती महाजनपद है। ठीक है, अब देखिएगा अगला बिंदु, चेदी महाजनपद। दूसरी महाजनपद कौन सी है? चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, राजधानी क्या थी? शक्तिमती, शक्तिमती या सुक्तिमती देखने को मिलती है। खास रूप से ये 2 महाजनपद देखो, एक तो अवंती महाजनपद और दूसरी है चेदी महाजनपद। अगर अवंती महाजनपद की अगर हम बात करें तो अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त थी। अभी हमने देखा है उज्जैनी, इसकी राजधानी उज्जैन, जो वर्तमान उज्जैन है। दक्षिण अवंती जिसकी महिष्मती बोलते हैं। ठीक है, जो नर्मदा और चंबल नदी के मध्य स्थित जो क्षेत्र था, नर्मदा और चंबल नदी के मध्य स्थित जो क्षेत्र था, उसको हम अवंती महाजनपद मानते थे। खास रूप से यहाँ पे भी प्रश्न आपके बनता है। अच्छा, अवंती महाजनपद को आपको पता है बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामी के नाम से जाना जाता है, जो आपसे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अवंती महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख जनपद आते थे? अच्छा, जनपद से मिलकर महाजनपद बनते हैं, आपको बताया भी था पहले। ठीक है, कबीला है, कबीला से जन बना, जन से ग्राम बना, ग्राम से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। जैसे हमारा देश किससे? राज्यों से मिलकर बना होता है, राज्य किससे? जिलों से मिलकर बने होते हैं, जिले किससे? विकास खंडों से, विकास खंड गाँवों से, गाँव में छोटा एक रूप होता है, वर्ग होता है। इसी तरह से यहाँ महाजनपद होते हैं। ठीक है, नलपुर, शिवपुरी, ये अवंती महाजनपद के आने वाले
उसके अंतर्गत आने वाले जनपदों के नाम हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अवंती का सबसे एक प्रचंड प्रतापी राजा था चंडप्रघोत, जो भगवान बुद्ध के समकालीन माना जाता है। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। पुराणों में अवंती को वाणिज्य, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया। जब पुराण आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे अवंती का जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया कि वाणिज्य, विज्ञान, साहित्य का केंद्र है अवंती। ठीक है, अगला बात करते हैं हम चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। अभी आपने देखा जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, खास रूप से जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, यमुना नदी और विंध्य पर्वत के मध्य स्थित ये क्षेत्र था। यमुना नदी और विंध्य पर्वत के मध्य स्थित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सुक्तिमती वाला। अब इसके बारे में अवंती चेदी महाजनपद के बीच सीमा निर्धारण चंबल नदी द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? किस नदी के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना, चंबल नदी के द्वारा होता है। अब चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने वाली कुछ जनपदों के नाम आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन जनपदों के नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा नाम एक दशाण, जो कि विदिशा को कहा जाता था। दशाण किसको बोलते थे? विदिशा को कहा जाता था। दूसरा आपको याद रखना कि जो दशाण है वो महाभारत में और मेघदूत ग्रंथ, जो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है मेघदूत, है ना, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है दशाण क्षेत्र का। अगला अगर हम बात करें तो तुड़ीकर या टुंडीकर बोलते हैं जिसको हम, जो दमोह में पड़ता है। टुंडीकर कहाँ पड़ता है? दमोह में, जो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने वाला जनपद है। ठीक है, और तीसरा महाजनपद है जो एरण सागर। सागर तो बड़ा महत्वपूर्ण रहा शुरू से, प्रागैतिहासिक काल से ही, शुरू से प्रारंभ से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा। गुप्त काल में भी प्रमुख शहर रहा एरण सागर। ठीक है, मौर्य काल में प्रमुख रहा, शुंग काल में प्रमुख रहा। ठीक है, सती प्रथा के प्रमाण यहाँ से देखने को मिले एरण सागर से। तो एरण सागर किसके अंतर्गत आता है? चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बातें भी आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, तीसरी महाजनपद वत्स महाजनपद को माना जाता, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। अभी हमने पढ़ा था राजधानी। ठीक है, और महाजनपदों के नाम, जिसका संबंध ग्वालियर क्षेत्र से था, लेकिन मुख्य रूप से इलाहाबाद, प्रयागराज का जो आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसको मुख्य रूप से इसका क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। एक तो किसमें? अवंती में। दूसरी आपको चेदी महाजनपद में आपको बातें याद रखना है। ध्यान देना एक विशेष बात, जो चंडप्रघोत था ना, जब उसको पांडु रोग हो गया था, है ना, पांडु रोग से पीड़ित था, तब मगध नरेश बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, अपने राजकीय वैद्य को भेजा था। नंदीवर्धन की हत्या कर दी अमात्य शिशुनाग ने, और नाग वंश की स्थापना कर दी जाती है। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। अब आपको ध्यान देना है, अब क्या करता है शिशुनाग? अवंती को मगध में मिला लेता है। और बाद में आप देखोगे आगे, जब हम पढ़ते हैं मौर्य काल से पहले और महाजनपद काल के बाद, जब भारत का इतिहास आप पढ़ोगे, उसमें आपको देखने को मिलता है कि मगध का उत्कर्ष, है ना, मगध एक बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है, क्योंकि बाकी की जो महाजनपदें हैं वो भी धीरे धीरे विलीन होकर किसमें? मगध में मिल जाती है। ठीक है, तो अब अवंती को मगध में मिला लिया, है ना। अब इसके बाद क्या होता है? नाग वंश का अंतिम शासक महानंदीन की अगर हम बात करें, महानंदीन की, इसकी हत्या कौन कर देता है? महापद्मानंद। अब महानंदीन की हत्या हो गई, नागवंश का अंतिम शासक था, ये भी खत्म हो गया, और महापद्मानंद इसकी हत्या कर देता है, और नंद वंश का संस्थापक माना जाता है जिसको, है ना, नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। अब नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? मैं इसलिए आपको ये बातें पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे अब जो शुरू होगा वो मौर्य काल शुरू होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। इसमें आपको इतनी ही बातें ध्यान देनी है। ठीक है, अब ध्यान दो, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। जो धनानंद की बात करें हम, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? धनानंद की बात हो गई। अब ये धनानंद, कहीं घनानंद लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादातर ग्रंथों में इसको धनानंद कहा गया है। ठीक है, अब धनानंद, इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के टाइम पर ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बातें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। और धनानंद की हत्या कौन कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है। और अब क्या होगा? अब शासन स्थापित हो जाएगा मौर्य वंश का, यानी अब जो है उत्कर्ष हो गया किसका? मौर्य वंश का। चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना कर दी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहाँ से महाजनपद काल का समय खत्म हो जाता है और समय शुरू हो जाता है पूरी तरह से मौर्य वंश का।
ठीक है, यहीं से मौर्य वंश का शुरू हो जाता है। यानी देखो, पहले क्या होता, हर्यक वंश आता, हर्यक वंश के बारे में हम मध्य प्रदेश से जुड़ा कुछ खंड देखने को मिलता नहीं। फिर आता है शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश। ठीक है, और ये मौर्य वंश का उत्कर्ष शुरू हो जाता है और यहीं से हम पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो आपने आज जितना देखा है महाजनपद काल के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो मौर्य काल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, और जल्द ही आपको मौर्य वंश का भी आपको लेक्चर देखने को मिल जाएगा। जुड़ने के लिए दर्शनम एकेडमी से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।